तो आज की क्लास में हम लोग टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे। टाइम डालिए, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक इसको फैराडे ने डिस्कवर किया था। उसको हम लोग एक सवाल समझेंगे। ये सवाल आपके पैकेज में इलस्ट्रेशन 7 में दिया हुआ था, तो लिखिए हेड डाल करके सवाल। इधर आ जाइए, लिखिए कंसिडर अ सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, कंसिडर अ सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड which increases with time, which increases with time as shown in figure, as shown in figure। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस में, और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। टाइम के साथ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कर दीजिए full stop। Find out electric field, find out electric field, find electric field at first part small r less than capital R and second part small r greater than capital R। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये समय के साथ बदल रहा है, समय के साथ बदल रहा है। तो क्या होगा अगर हम लोग यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक लूप कंसीडर करें। आप इमेजिन करिए कि यहां पे एक कंडक्टर रखा हुआ है ना, रखा हुआ है नहीं, लेकिन आप इमेजिन करिए। तो अगर यहां पे एक रिंग रखा होता तो इस रिंग से जो फ्लक्स होता, इस रिंग से जो फ्लक्स होता वो कितना होता? फ्लक्स हम लोग जानते हैं, फ्लक्स का फार्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos थीटा। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड B है, इस लूप का एरिया कितना? पाई r स्क्वायर इनटू दोनों के बीच का एंगल cos थीटा उसका। तो भाई इस लूप का एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं, या तो इधर लेंगे या तो उधर लेंगे। उधर लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्मॉलर एंगल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है इसलिए हम लोग भी अंदर ले लिए, तो cos 0 1 हो गया। और नंबर ऑफ टर्न्स तो कुछ है, ये फ्लक्स होगा। अब देखिए ये जो फ्लक्स है ये चेंज हो रहा होगा कि कांस्टेंट रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। ये जो फ्लक्स है चेंज हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है? वेरिएबल। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेरिएबल। फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि अगर ऐसा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का रीजन हो तो कोई जरूरी नहीं है कि लूप रखे ही ना, कोई जरूरी नहीं है कि लूप रखना ही पड़े। नहीं भी रखिए लूप तो आप देखते हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। कैसा जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, क्या जनरेट होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ये डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। हम लोग डायरेक्शन समझे कैसे, ऊपर लिखे या नीचे कैसे होगा। इस सब पॉइंट पे क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स नॉट समवॉट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है कौन? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? वो क्लोज्ड लूप फॉलो नहीं करते। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और ये ऐसा क्लोज्ड लूप फॉर्म कर लेता है। कैसा लूप फॉर्म कर लेता है? क्लोज्ड लूप। मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाएं तो बेसिकली यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसे सर्कुलर लाइन है। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा होता है? सर्कुलर लाइन।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म करते हैं? नहीं। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लोग क्या लिखेंगे? इट क्रिएट्स नॉन कंजर्वेटिव electric field, which is also known as non electrostatic electric field. ठीक है? And this field forms closed loop. एक बात आपको और याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है उसका E.dl उसका क्लोज लूप में 0 होता है। क्लोज लूप में क्या होता है? लेकिन इसका 0 नहीं होता है। इसका E.dl माइनस d∅dt के बराबर होता है। इसका E.dl कितना होता है? माइनस d∅ dt के बराबर। और ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसने देखा, किसने ऑब्जर्व किया? फैराडे। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है। किसके द्वारा? फैराडेज ऑब्जर्वेशन से। ठीक है? कि जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदलता है तो वो जो फील्ड क्रिएट करता है वो कैसा फील्ड है? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके दिमाग में ये बात हमेशा याद रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का होता है। एक जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं जो कंजर्वेटिव होता है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड और होता है जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ना? सिमिलरली करंट भी दो तरह का होता है। एक कंडक्शन करंट जो चार्ज के चलने से होता है ना, या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्रिएट होता है, उसको कंडक्शन करंट कहते हैं। और एक करंट होता है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से। ठीक है? तो ये बातें ध्यान में रखनी है। लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक सा बात है, इसको थोड़ा सा आईआईटी में ही पूछा जाता है, जनरली जेईई मेंस वगैरह में नहीं पूछा जाता है। लेकिन भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान रखना है। नीट का भी भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान रखना है। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला है B.πr² इसके लिए। ठीक है? तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं इस इक्वेशन के लिए तो क्या लिखेंगे? अच्छा, अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो सीखिए। सबसे पहले हम लोग डीएल वेक्टर का डायरेक्शन लिखेंगे। इसका डायरेक्शन लिखेंगे, और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देख करके। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? क्रॉस में। तो अपने राइट हैंड के थंब को आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले जाइए तो कर्ल ऐसे घूमेगा, कर्ल ऐसे घूमेगा ना, तो इसका मतलब डीएल वेक्टर जो होगा यहाँ पे इधर की तरफ डीएल वेक्टर होगा, यहाँ पे डीएल वेक्टर नीचे की तरफ होगा, यहाँ पर डीएल वेक्टर इधर की तरफ होगा। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकाल समझ में आया? थंब आप ले जाइए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, कर्ल घूम रहा है तो कर्ल आपको किसका डायरेक्शन दे देगा? डीएल वेक्टर का। तो ये डीएल वेक्टर कैसे निकाले? मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से, जिसमें थंब किधर की तरफ था? थंब इन डायरेक्शन ऑफ B, कर्ल गिव्स डीएल वेक्टर। ठीक है? अब देखिए ये डीएल वेक्टर निकल गया। अब ये चलो d∅dt का वैल्यू ये कैसा होगा? देखिए मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ मैंने लिया है इंक्रीजिंग है। ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? इंक्रीजिंग। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? इंक्रीजिंग। अभी मैंने इंक्रीजिंग लिया है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है क्योंकि टाइम वेरिंग लेना है, तो इंक्रीजिंग में ले सकते हैं, डिक्रीजिंग में ले सकते हैं। तो अभी मैंने इस सवाल के लिए कैसा लिया था? इंक्रीजिंग। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, तो ये d∅dt कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कोई भी चीज इंक्रीज करता है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मिलके नेट क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। बोलो, मतलब E.dl नेगेटिव होना चाहिए। E.dl
तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निगेटिव कब होता है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में अपोजिट में हो। अपोजिट में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डीएल के क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए इस केस में। बोलिए नहीं पता, आ रहा है वेट करिए। दोनों क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर लिखा है, देखो डीएल वेक्टर किधर है, बात समझ में आया? अगर ये डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, तो मैग्नेटिक फील्ड घटता, फ्लक्स भी घटता, तो d phi by dt निगेटिव होता, और वो निगेटिव निगेटिव मिल करके पॉजिटिव हो जाता, फिर E और dl सेम डायरेक्शन। पक्का? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हर जगह मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड में हर जगह क्या है? कांस्टेंट। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड में हर जगह कांस्टेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया। और दोनों का डायरेक्शन तो हम ऑलरेडी कंसीडर कर ही चुके हैं कि E डॉट dl क्या लिखोगे? बोलो E dl cos थीटा लिखोगे ना जी? बताओ इस एलिमेंट पे E और dl के बीच कितना कैसा एंगल है? बोलो रख दो cos 180 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस d बाई dt ऑफ phi, और phi कितना है? p इंटू पाई आर। ठीक, E इस r पे सब जगह कांस्टेंट है, एक गिवन स्मॉल r पे सब जगह क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये बाहर आ गया cos 180 तो माइनस कट जाएगा, और dl का इंटीग्रेशन l टोटल लेंथ, तो 2 पाई r, ये लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई स्मॉल r सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये माइनस कट चुका है, ध्यान रखना है ये पाई r स्क्वायर कांस्टेंट है इस यहां के लिए, क्योंकि स्मॉल r तो इस गिवन डिस्टेंस पे कांस्टेंट हो गया था, तो पाई r स्क्वायर कांस्टेंट है। वैसे भी वेरिएबल टाइम है ना, तो टाइम के एस्पेक्ट में r नहीं बदल रहा, क्या बदल रहा है? b। क्या लिखेंगे? db बाय dt। अच्छा हम यहां b खाली लिखते हैं, ये क्या है? तो ये एक पाई से एक पाई कट गया, एक स्मॉल r से एक स्मॉल r कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आ गया? r by 2 into dv by dt। ये हम लोग किसके लिए लिखे हैं? फॉर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, ये कैलकुलेशन। ठीक, अब अगर बाहर के लिए हम लोग लिखेंगे यहां के लिए, तो फिर हम लोग यहां पर एक सर्कुलर वायर लेंगे, मतलब एक सर्कुलर लूप लेंगे। ठीक, उससे फ्लक्स लिखेंगे, उससे फ्लक्स क्या लिखोगे? b इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये इस वाले से नहीं पास कर रहा इधर खाली वाले से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिखेंगे? b इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर, है ना? तो उसके से भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इनसाइड में हो गया, और आउटसाइड में जरा आप निकाल के देखिए, तो यही पूछा जाता है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक। लिखिए इसको, आउटसाइड में निकालिए जरा। तो बाहर में अगर आपको पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए ये वो रीजन है जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, जिसका रेडियस कितना है? बाहर में आपसे पूछा जाए तो यहां से r डिस्टेंस पर एक आप लूप कंसीडर कर लीजिए, सर्कुलर लूप। ठीक, इसका dl वेक्टर किधर होगा? तो थंब ले गए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, कर्ल ऐसे घुमा, तो यहां पर dl वेक्टर ऐसे होगा। और क्योंकि ये इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से dB बाई dt का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। dB बाई dt का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर मैं आपसे फ्लक्स पूछूं, तो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, लेकिन एरिया कौन सा? उतना ही एरिया जिससे फ्लक्स पास करे। तो जब आप यहाँ फ्लक्स लिखेंगे तो इस लूप से जरूर फ्लक्स लिख रहा है, लेकिन इस वाले जो बीच का ये वाला एरिया है, इससे कोई फ्लक्स पास इससे ही पास कर रहा है, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये लिखेंगे फ्लक्स। ठीक, तो d phi by dt कितना लिखेंगे? इसका डिफरेंशिएशन, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर कांस्टेंट इनटू dB by dt। और क्योंकि dB by dt पॉजिटिव है, इसलिए d phi by dt भी क्या होगा? पॉजिटिव, है ना? और क्या ऑब्जर्व किया था फैराडे ने कि E डॉट dl इज इक्वल्स टू माइनस d phi by dt। तो d phi by dt अगर प्लस है तो प्लस इंटू माइनस
माइनस हो जाएगा, मतलब E और dl ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इधर की तरफ सब जगह अपना यहाँ पे पूछेंगे तो dl के अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे dl इधर होगा, ठीक है। तो लिखिए E सब जगह कांस्टेंट होगा r के साथ, तो E बाहर आ गया, dl का इंटीग्रेशन 2 पाई स्मॉल r, dl का इंटीग्रेशन 2 पाई स्मॉल r, क्योंकि इस पे चल रहा है तो 2 पाई स्मॉल r, इसका लेंथ लिखेंगे, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल cos 180 इज इक्वल्स टू माइनस d फाई बाई dt तो निकाल ही चुके हैं, पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू dv बाय dt। cos 180 कितना होता है -1, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक पाई से ये एक पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारा निकल जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर इनटू इधर dv बाय dt, ये तो इधर वाला हो गया, इधर में एक स्मॉल r बचा हुआ और 2 बचा हुआ है, तो ये बाहर में आउटसाइड में, जो दूसरा पार्ट था सवाल का वो हम लोग सॉल्व करके देखें, आउटसाइड में मतलब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए इस तरह का वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यही है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और कुछ नहीं, ऐसा ही सवाल पूछे जाएंगे आपसे, तो बन जाएंगे इस पे सवाल। तो थ्योरी लगभग EMI का यहाँ पे खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, और प्रैक्टिस ही करना है बेसिकली। तो EMI का एडवांस वाले पोर्शन में अगर कोई डाउट है तो हम लोग चर्चा करेंगे, पहले आप उसको लिखिए, फिर EMI का एडवांस का जो क्वेश्चन आपके पैकेज में दिया हुआ है उसका डाउट करेंगे। तो एडवांस का क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि ये एक कंडक्टिंग वायर है, ये क्या है, एक कंडक्टिंग वायर है, और इसके ऊपर एक रॉड रखा हुआ है, ये मेटेलिक रॉड रखा हुआ है ब्लू से जो मैंने दिखाया, ठीक है। जो कंडक्टिंग वायर है इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं, नो रेजिस्टेंस, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, और ये मेटल का रॉड इसमें ऐसे मूव कर रहा है वेलोसिटी से। हम लोग जानते हैं कोई भी कंडक्टिंग रॉड, मेटल का रॉड अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में चले तो क्या होता है, अगर उसका लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो वो एक बैटरी जैसा बिहेव करता है, उसमें EMF इंड्यूस होता है, जिसको मोशनल EMF कहते हैं, जिसका फॉर्मूला BLV होता है। तो जैसे से ये चल रहा है, किसी इंस्टेंट पे अगर बात करें तो इस इंस्टेंट पे अगर इसका लेंथ L है तो L लेंथ ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो इस इंस्टेंट पे ये एक बैटरी जैसा बिहेव करेगा, इस इंस्टेंट पे इसके जैसा बिहेव करेगा, बैटरी जैसा, जिसका EMF कितना होगा BLV। और पोलैरिटी कैसे निकालते थे हम लोग, तो राइट हैंड के चारों फिंगर को V की तरफ ले जाइए, और पाम किसको देखना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड को, तो V की तरफ ले गए ऐसे, और पाम किसको देख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, थंब किधर आया उधर, मतलब ये ऐसा बैटरी बनेगा जिसका नेगेटिव टर्मिनल ऐसे, पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये EMF कितने के बराबर हो गया, BLV के बराबर। तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है बैटरी के, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। अब भाई ये तो कंडक्टिंग वायर है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, जो भी रेजिस्टेंस होगा यहां से लेकर के यहां तक वाले पार्ट का रेजिस्टेंस होगा। तो इस रॉड का यहां से लेकर के यहां तक का रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस होता है किसी भी लेंथ का, रॉड का ρL/A। तो अगर मैं पूछूं करंट कितना होगा, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट होगा EMF बाय रेजिस्टेंस, EMF है BLV, और रेजिस्टेंस कितना लिखोगे, ρL/A, से क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो LL कट गया, करंट कितना होगा, BVA/ρ, BVA/ρ। तो कह रहा है जैसे से रॉड ये मूव करेगा, ये रॉड कुछ देर बाद यहां आ जाएगा, कुछ देर बाद यहां आ जाएगा, तो क्या चीज परिवर्तन हो गया, उसका वेलोसिटी तो वही था, लेकिन अब इस दोनों कंडक्टिंग वायर के बीच का लेंथ क्या हो गया, बदल गया, लेंथ क्या हो गया, बदल गया। तो लेंथ बदल जाएगा तो EMF इतने पार्ट में बदल जाएगा, लेकिन इतने पार्ट का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बदल जाएगा। इस सर्किट में करंट क्या रहेगा, तो इस सर्किट में जो करंट क्या वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है,
तो ये करंट क्या रहेगा, जैसे से रॉड इधर आएगा करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो रिमेन्स कांस्टेंट। तब से ये पूछा था करंट इन द रॉड विल, तो इंक्रीज विद टाइम, डिक्रीज विद टाइम, रिमेन्स कांस्टेंट और ऑलवेज जीरो, तो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, और पूछिए डाउट 3 के बाद। तो 2 डाउट और हम लोग के पास आए हैं एडवांस के। एक आया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ ऐसा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, इस तरह से क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन है, और इस रीजन में एक कंडक्टिंग लूप इस तरह से रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप इस तरह से रखा हुआ है, और इस रीजन में एक रेक्टेंगुलर लूप और है, ऐसा कुछ। एक रेक्टेंगुलर लूप और है, ऐसा कुछ, जिसका ये लेंथ l है, ठीक, इसका मास m है, और ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, ये v वेलोसिटी से किधर जा रहा है, नीचे। ठीक, ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, और ये भी लूप है ही है, ये भी लूप है इस तरह से, ठीक है। सवाल ये है with what velocity should it be pushed down, ये कितने वेलोसिटी से चले so that it continues to fall without acceleration, मतलब विदाउट एक्सेलरेशन मतलब इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया, बताइए v कितना होगा, ये v कितना, ठीक। तो क्या होगा, देखिए ये एक कंडक्टर है, ये क्या है, एक कंडक्टर है, और ये कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो 3 कंडीशन होना चाहिए, इसका लेंथ, तो ये लेंथ देखिए, ये लेंथ ऐसे है, इसका वेलोसिटी, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एक किसके साथ बिहेव करेगा, बैटरी के साथ बिहेव करेगा, किसके साथ बिहेव करेगा, बैटरी के साथ। इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, BLV, B ये वाला लेंथ और ये वाली वेलोसिटी, ठीक। अब ये अगर ईएमएफ बैटरी से बिहेव करेगा तो उस बैटरी का पोलैरिटी किधर किधर होगा, तो आप अपने राइट हैंड के चारों फिंगर को V की तरफ ले जाइए, पाम अंदर B को दिख रहा है, थंब इधर, मतलब अगर इसको एक बैटरी ऐसा बना है तो ये एंड पॉजिटिव टर्मिनल, ये एंड, तो इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा, इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, भाई ये जो पार्ट है इसका रेजिस्टेंस है R, इसका रेजिस्टेंस कितना है R, बाकी इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कितना करंट फ्लो करेगा, BLV/R, बोलो कोई दिक्कत। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो गया, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, बोलो ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो गया। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर में आप सोच रहे होंगे सर आपने ऐसे कैसे करंट बना दिया, करंट तो यहां से आएगा, कुछ इधर से होकर जाएगा, कुछ इधर से होकर जाएगा, सोच रहे हो ना। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसको आप सीधा सीधा एक वायर से रिप्लेस कर सकते, नहीं रिप्लेस कर सकते, रिप्लेस कर देगा ऐसा सोचिए। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो गया, बोलो। और करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर फोर्स भी लगता है, मैग्नेटिक फोर्स ILB के बराबर। तो ILB निकालने के लिए आप राइट हैंड के चारों फिंगर को करंट की तरफ ले जाइए, और पाम हमेशा पाम मैग्नेटिक फील्ड को देखता है, थंब किधर आया, ऊपर, इस पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा ILB के बराबर। ILB sin थीटा होता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, sin 91 हो गया। I का वैल्यू पता है BLV/R, इसमें L और B मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपको लग रहा होगा इमोशनली हम लोग ऐसा कर चुके हैं, और इसका वेट mg नीचे लग रहा है, इसका वेट किधर लग रहा है, नीचे mg। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, बोलो। और नेट फोर्स 0 कब होगा, जब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स, मतलब V² L² V/R इज इक्वल्स टू mg होना चाहिए। देयरफॉर V का वैल्यू कितना हो जाएगा, mgr/v²। ये था क्वेश्चन नंबर 14 EMI का। क्वेश्चन नंबर और कौन सा पूछा, 22। क्वेश्चन नंबर 22 है द मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय B0। एक रीजन इसमें मैग्नेटिक फील्ड है B0 1 +
x बाय ए के क्या, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट में, इसमें है डॉट। अगर मैं इसको ग्राफिकली समझाऊं, आप ये समझ सकते हैं, मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है, और z एक्सिस तो बाहर होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके लॉन्ग है, z एक्सिस के लॉन्ग, डॉट में है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, के कैप में, लेकिन इसका वैल्यू यहाँ 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 x के साथ वेरी कर रहा है। जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, मैग्नेटिक फील्ड अलग आएगा, v नॉट के कैप आएगा। x की अलग अलग वैल्यूज के लिए इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। A square loop of length L, edge length L is placed with its edges along x and y axis। हमने क्या किया, इस स्क्वायर लूप को, एक स्क्वायर लूप लिया और उसके एजेस को x और y एक्सिस के लॉन्ग रख दिया। ऐसे ये एक स्क्वायर लूप है, इसका लेंथ l, एक स्क्वायर लूप है। स्क्वायर लूप का मतलब ये दोनों लेंथ क्या होगा, बराबर l। The loop is moved with constant velocity v naught I cap। इस लूप को हम लोग इधर मूव कर रहे हैं, कितने से, v naught I cap से। The EMF induced in the loop is, इस इंस्टेंट पे इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा, इस इंस्टेंट पे इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा बताना। भाई देखिए, हम लोग जानते हैं कोई भी कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसमें EMF इंड्यूस होता है। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जब ये यहाँ है तब, इस इंस्टेंट पे इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, निकाल सकते हैं क्या हम लोग। इसके लिए x का वैल्यू सब जगह कितना हो जाएगा, l, बोलो। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, x का वैल्यू l रख दो, तो b नॉट इंटू 1 प्लस l बाय a के क्या होगा ना जी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसका वेलोसिटी इधर है और इसका लेंथ ऐसे, देखिए लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, E1 निकाल सकते हैं। ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, BLB, देखिए ये हो गया B नॉट 1 प्लस L बाय, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और इसका पोलैरिटी किधर होगा, पोलैरिटी निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड के चारों फिंगर को वेलोसिटी की तरफ ले जाते हैं, पाम मैग्नेटिक फील्ड को देखिए, है ना, थंब किधर आया, नीचे। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां होगा, नेगेटिव टर्मिनल, इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि इसका लेंथ और इसका वेलोसिटी दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में, इसमें नहीं होगा, इस वाले पार्ट में होगा। इसके लिए x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, v नॉट के। तो इसके लिए ईएमएफ E2 कितना होगा, v नॉट l v नॉट, ठीक है, BLB। और इसका पोलैरिटी फिर से वैसे ही, ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। नेट ईएमएफ कितना होगा, तो आप नेट ईएमएफ लिखने के लिए यहां से यहां तक घूम जाओ, ई नेट कितना होगा, यहां से चलो, यहां से चलो, ये है E1, लिखेंगे प्लस E1 क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल क्रॉस किए, यहां क्या लिखोगे, माइनस E2, ये नेट E1 होगा, E1 माइनस E2, दिस माइनस दिस, कितना होगा, बोलो। ये B नॉट L B नॉट, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बस ये वाला बचा रहेगा, B नॉट L स्क्वायर V नॉट बाय, ये आंसर है। कोई ऑप्शन में V नॉट L स्क्वायर बाय A, D नंबर में 22 का D, ये दिया हुआ ना। और कोई डाउट, ठीक है, चलिए तो यही रहे EMI के डाउट, और क्वेश्चन बनाइए और जहां भी दिक्कत हो पूछिए, इतना सफिशिएंट है EMI में जानने के लिए। धन्यवाद।